हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कीर्ति। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लव्स फिलोसॉफी बाय पर्सी बिश शेली। ये बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही सिंपल पोएम है। बहुत जल्दी ही आपको ये समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। पर्सी बिश शेली का जन्म 1792 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1822 में हुई थी, 30 ईयर्स की एज में। और एक बोटिंग एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। ये रोमांटिक एज की यंगर जनरेशन के पोइट माने जाते हैं। साथ ही ये जाने जाते हैं अपने रेडिकल पॉलिटिकल आइडियलिज्म और विजनरी पोइट्री के लिए। विजनरी पोइट्री का मतलब है दूरदर्शी कविताओं और रेडिकल पॉलिटिकल आइडियलिज्म का मतलब है क्रांतिकारी राजनीतिक आदर्शवाद के लिए। इनकी फेमस वर्क्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें ऑड टू द वेस्ट विंड और लिरिकल जो ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड जो कि 1820 में पब्लिश किया गया था, और साथ ही अडोनाइस जो कि इन्होंने कीट्स की याद में लिखा था, ये फेमस है। ये एक बहुत रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर उतने रिच नहीं थे जितने इनके ग्रैंडफादर थे। इन्होंने कई सारी नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में काम एडमिशन लिया। तो जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पे इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ अथीज़्म लिखा, आर्टिकल पब्लिश किया, प्रकाशित किया, जो कि यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और इन्हें वहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया। ये अपने कैरेक्टर से ही बहुत क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी नेचर से ही, तो इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और वहाँ से चले गए। एक तरीके से हम इन्हें विमेनाइज़र भी बोल सकते हैं, जो लड़कियों के साथ घूमते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर पहले एक लड़की के साथ भाग गए, उनके अगेंस्ट जाकर। उनसे इनके 2 बच्चे हुए। फिर उसके बावजूद भी ये दूसरी लड़की के साथ भागकर इन्होंने शादी कर ली, इसलिए इन्हें हम विमेनाइज़र कह सकते हैं। साथ ही ये पॉलिटिकल एक्टिव पर्सन भी थे, पॉलिटिकली एक्टिव भी थे, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे आयरलैंड के लिए जो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी जो चल रही थी उस टाइम पे, आयरलैंड को सपोर्ट किया इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए और ऑटोनॉमी दिलाने के लिए। ठीक है। और ये जो पोएम है आज लव्स फिलोसॉफी, ये पी.बी. शेली इसमें खुद स्पीकर हैं, यानी वक्ता हैं। वो खुद ही इसमें बोल रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। ये पोएम 2 स्टेंजाज में बटी है, जिसमें टोटल 16 लाइन्स हैं। ये एक लिरिक पोएम है और 8 लाइन्स में बटी है, तो इसे हम ऑक्टेव कहेंगे, 2 ऑक्टेव। इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी। ठीक है, दोनों स्टेंजाज में ए बी सी डी आप देख सकते हैं। और बस इतना ही था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पोएम के बारे में भी और पोइट के बारे में ही। और इसकी जो मेन थीम है वो है कि लव और जो फिज़िकल यूनियन होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि जो हमारे डिवाइन लॉ यानी गॉड हैं उनके द्वारा क्रिएट की गई है, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस भी देखने के मिलेंगे, जैसे कि मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है। लिटरेशन तो ज़्यादातर सभी पोएम्स में होता है। और इसमें लास्ट में रिटोरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? जब पोएट किसी चीज़ का सवाल पोएम के अंदर सवाल पूछता है, लेकिन उसे पता है सामने से कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो वो खुद उसका जवाब देना शुरू कर देता है, तो इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं लिटरेचर में। तो अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर, फाउंटेन्स माने झरने, एंड द रिवर्स विद द ओशन, रिवर्स यानी नदियाँ और ओशन यानी महासागर। जो झरने हैं वो मिंगल यानी मिल जाते हैं नदियों में। जो नदियाँ हैं वह भी किस में मिल जाते हैं? ओशन, महासागर में। द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉरएवर, विंड्स माने हवा, स्वर्ग, हेवन यानी स्वर्ग, मिक्स मिल जाते हैं फॉरएवर हमेशा के लिए, विद अ स्वीट इमोशन, एक दिल को छू लेने वाले एहसास के साथ। यानी आसमान की जितनी भी हवाएं हैं, आसमान में जितनी भी हवाएं हैं वो ठीक उसी प्रकार मिल जाती हैं जैसे 2 आपस में लगाव रखने वाले लोगों के इमोशंस आपस में मिलते हैं, यानी घुल मिल जाती है। वैसे ही हवा जो है वो पूरे संसार में घुल मिल जाती है। नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ सिंगल, संसार में कोई भी जो चीज़ है वो अकेली नहीं है, एकल नहीं है। इन वन स्पिरिट
ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन इन वन स्पिरिट मीट एंड मिंगल। लॉ डिवाइन का यहाँ पर मतलब है दिव्य कानून जो कि भगवान के लिए आया है। वन स्पिरिट का यहाँ पर मतलब है अल्टीमेट स्पिरिट यानी अल्टीमेट ट्रुथ, एकमात्र सच्चाई। मीट यानी मिलना, मिंगल यानी मतलब जुड़ जाना। तो वो पोएट कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ एकल नहीं है, अकेली नहीं है। हमारे भगवान के द्वारा जो मतलब दिव्य कानून जो बनाया गया है कि एक ना एक दिन जितनी भी संसार में चीज़ें हैं उन्हें अंत में जाके मिलना है और एक दूसरे में समाहित हो जाना है, और यही एकमात्र सच्चाई है। वाई नॉट आई विद दाइन। आई खुद पोइट के लिए आया है, पर स्पीकर पोइट है, और विद दाइन, दाइन का मतलब यू। तो जब सारी चीज़ें संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, तो फिर मैं तुम में क्यों नहीं मिल पा रहा। ठीक है, यहाँ पर वो परसुएट कर रहे हैं, कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बिलव्ड को फॉर डूइंग फिजिकल लव। ठीक है, ज़्यादातर पूरी पोएम में वो यही उन्हें मतलब मनाते हुए दिखेंगे, परसुएट करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, ये जो विंड्स ऑफ हेवन है यहाँ पर इन्हें पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि जो स्वीट इमोशंस बताए हैं विंड के, तो भावनाएं चाहे वो प्यारी हो बुरी हो वो किसके अंदर होती हैं, इंसानों के अंदर। तो इंसानों की जो क्वालिटी है वो हवाओं को दी है, यानी विंड के इमोशन। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। आगे देखते हैं। See the mountains kiss high heaven and the waves clasp one another। Mountains यानी पहाड़ियाँ, हाई यानी ऊंची, हेवन यानी स्वर्ग, वेव्स लहरें, क्लैस्प यानी आकर टकराती हैं या फिर आलिंगन करती हैं, वन अनदर एक दूसरे का। तो इन लाइंस में कह रहा है पोइट कि जो पहाड़ें, जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो आसमान को चूम रहे हैं, मतलब इतने बड़े होते हैं, हाई, इतनी ऊंचाई होती है उनकी, उन्हें देखने पर लगता है कि वो आसमान छू रहे हैं, आसमान चूम रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया है माउंटेन्स का, क्योंकि किस करना ये ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, तो माउंटेन्स और हेवन यहाँ पर दोनों में पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और जो वेव्स है, मतलब जो माउंटेन है वो आसमान को चूमते हैं, साथ ही जो लहरें हैं वो कितनी भी दूर क्यों ना हो वो आपस में आकर टकराती ही हैं, एक दूसरे का आलिंगन करती हैं। ठीक है, टकराती हैं। नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन इफ़ इट डिस्डेन्ड इट्स ब्रदर। डिस्डेन्ड यानी यहाँ पर मतलब है नकारना। तो बच्चों क्या है कि जो एक मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है, तो जब मेल फ्लावर्स के जो पॉलिन्स हैं वो फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरते हैं तभी फ्रूट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो ब्रदर और सिस्टर वाला कॉन्सेप्ट है ये मेल और फीमेल फ्लावर के लिए है। तो ये एक मेटाफर है मेल और फीमेल फ्लावर के लिए। ये लाइन नो सिस्टर फ्लावर वाली मेटाफर है, रूपक अलंकार है कि यदि मतलब यानी कोई भी जो फीमेल फ्लावर है वो अपने मेल फ्लावर को नहीं नकारती, और अगर वो ऐसा करती है तो उससे फॉरगिवन, क्षमा नहीं किया जाएगा। वैसे तो वो नकारती नहीं है और तभी उनके कॉम्बिनेशन से फ्रूट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड द सन लाइट क्लैस्प्स द अदर। जो सूरज की किरणें हैं, रेज हैं, सन रेज हैं, वो अर्थ को कस के जकड़ लेती हैं, मतलब उन्हें पकड़ लेती हैं, कहीं जाने नहीं देती। एंड द मून बीन्स किस द सी। मून बीन्स यहाँ पर फिर से पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की किरणें हैं वो भी समुद्र को चूमती हैं, यानी कि जैसे रात होती है तो समुद्र के सतह, मतलब जो समुद्र होता है उसकी सतह पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की किरणें जो हैं वो स्वयं आकर चंद्रमा को चूम रही हैं। तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर भी। ठीक है, इसमें जो हाई हेवन आया था वो अलिट्रेशन है। वॉट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ। वर्क वर्थ में भी अलिट्रेशन है। इफ़ दाऊ माने यू किस। तो इन लास्ट की दो लाइंस में पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी बिलव्ड से कि जितना भी ये स्वीट वर्क है उस वो किस काम का, उसकी क्या कीमत, कौन कौन से काम। सनलाइट जो है वो मतलब पड़ रही है अर्थ पे, उसे जकड़ रही है। मून बीन्स किस कर रहे हैं सी को, मेल और फीमेल फ्लावर के कॉम्बिनेशन से फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे जितने भी काम हैं ये किस काम के, इफ़ यू नॉट किस मी।
इसमें एक और हिडन मीनिंग हो सकता है इस लाइन का कि पोइट यहाँ पर कह रहे हैं स्वीट वर्क अपनी पोएम को, कि मैंने ये जो पोएम बनाई है इसका क्या मतलब, अगर अपनी बिलव्ड से कह रहे हैं कि तुम इसको पढ़कर कोई रिएक्ट ना करो, मेरे लिए कोई रिएक्शन ना दो। इसका एक हिडन मीनिंग ये भी हो सकता है। वैसे उसका है कि ये सारा काम किस, मतलब ये सारी जो प्रोसेस हो रही है किस काम की, इफ़ यू किस मी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है इफ़ यू किस मी नॉट, इसमें ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, और साथ ही वाई नॉट आई विद यू में भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। मैंने बता ही दिया आपको इसका मतलब क्या होता है, एक और बार समझा देती हूँ। पोयम में ऐसा सवाल पूछा है जिसका मोटिव कोई जवाब पाना नहीं है वास्तविकता में, बल्कि पाठकों को विश्वास दिलाना है कि उनका और उनकी प्रेमिका का मिलना एक नेचुरल नेसेसिटी, ज़रूरत है। यानी जब पोयम में पोइट कोई क्वेश्चन पूछता है और सामने से जवाब आने से पहले ही खुद बोलना शुरू कर दे, मतलब जवाब पहले से ही हमें एक तरीके से पता चल जाए, डायरेक्टली ना बताए, इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर हमें समझ में आ जाए, तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये थी पोयम, बहुत इजी पोयम थी, साथ ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जो फिगर ऑफ स्पीचेस थे वो भी अगर एक आध रह गया हो तो आप देख लें, वैसे तो मैंने बताए हैं सारे, और पोइट के बारे में भी बता दिया। इसका स्ट्रक्चर, राइम स्कीम वो भी मैंने आपको समझा दी है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए, अगर किसी लाइन या वर्ड का मीनिंग या फिर कोई और डाउट हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाय।